स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ये कई लोगों को काफी लुभाता है। पर एक सवाल हमेशा मन में आता है, भाई कौन सा स्टॉक चुनें? क्या किसी दोस्त की टिप मान लें या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है बस वही खरीद लें? शायद ये सही तरीका नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास ना एक स्टॉक एनालिसिस पर गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि निवेश करने से पहले किसी भी स्टॉक को परखने का एक सिस्टमैटिक तरीका समझें। ऐसा तरीका जो नए लोगों के लिए भी आसान हो। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना ना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखने वाला नाम या नंबर नहीं है। हम असल में एक चलते फिरते बिजनेस का, एक कारोबार का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। सही। तो सिर्फ नाम जानने से आगे बढ़कर उस बिजनेस को समझना, उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी है। तो चलिए इस गाइड के साथ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो पहला कदम सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन सबसे जरूरी बिजनेस को समझना। मतलब ये कंपनी करती क्या है, क्या बेचती है, कौन सी सर्विस देती है। हाँ, क्या इसका बिजनेस मॉडल समझना आसान है, सीधा साधा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड? इसके ग्राहक कौन है? और सबसे जरूरी, इसमें ऐसी क्या खास बात है? मतलब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे कहते हैं, वो क्या है? बिल्कुल, वो एडवांटेज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो या कोई खास टेक्नोलॉजी, पेटेंट हो। नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है या लागत कम रखने की क्षमता। हाँ, जैसे गाइड में एशियन पेंट्स का उदाहरण दिया है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा। पेंट बेचते हैं। हाँ, पेंट बेचते हैं, समझने में आसान, ब्रांड बहुत मजबूत है, घर घर में लोग जानते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो जबरदस्त है उनका। बिल्कुल, और पेंट ऐसी चीज है जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है। तो ये सब मिलकर उन्हें एक तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, एक सुरक्षा खाई या मोट जिसे कहते हैं। ये मोट वाली बात इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे पुराने किलों के आसपास खाई होती थी दुश्मनों से बचाने के लिए, वैसे। हाँ, बिल्कुल। वॉरेन बफे ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक मजबूत मोट का मतलब है कि कंपनी के पास कुछ ऐसा खास है जिससे नए कॉम्पिटिटर्स आसानी से आकर उसका मार्केट छीन नहीं सकते। अच्छा। ये मोट ब्रांड हो सकता है जैसे कोका कोला, पेटेंट हो सकता है दवा कंपनियों की तरह, नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है फेसबुक या वीजा जैसा, या फिर कॉस्ट एडवांटेज जैसे डीमार्ट। तो अगर आप बिजनेस को ही नहीं समझेंगे तो ये मोट है या नहीं और कितनी गहरी है ये पता ही नहीं चलेगा, है ना? सही बात है। बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से ध्यान हटाकर कंपनी की असली ताकत इसी से पता चलती है। बिल्कुल। अच्छा, तो कंपनी समझ ली। एशियन पेंट्स का उदाहरण भी बढ़िया था, लेकिन कोई भी कंपनी अकेले तो काम करती नहीं है ना? वो एक माहौल में काम करती है, इंडस्ट्री होती है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगला कदम यही है शायद, इंडस्ट्री और कंपटीशन का एनालिसिस। सही। हमें ये देखना होगा कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री खुद कैसी चल रही है। क्या वो बढ़ रही है या कहीं सिकुड़ तो नहीं रही? मतलब अगर इंडस्ट्री ही डूब रही हो तो अच्छी कंपनी भी क्या कर लेगी? एग्जैक्टली। एक अच्छी नावगी सूखे तालाब में कहाँ जाएगी? तो घटती हुई इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी को भी मुश्किल हो सकती है। फिर देखना है कि उस इंडस्ट्री में खिलाड़ी कौन कौन है, मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, और हमारी कंपनी कहाँ खड़ी है उनके बीच, मार्केट शेयर कितना है। हाँ, जैसे गाइड में टेलीकॉम सेक्टर का जिक्र था। हाँ। अब भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, गिने चुने बड़े खिलाड़ी ही रह गए हैं जिनका दबदबा है। सही है। अब इससे क्या पता चलता है? एक तो ये कि नए प्लेयर के लिए घुसना बहुत मुश्किल है। दूसरा, खिलाड़ी कम है तो शायद प्राइस वॉर कम हो। ये उनकी प्राइसिंग पावर पर असर डालता है। मतलब दाम बढ़ाने की क्षमता। हाँ, अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत गला काट कंपटीशन है, बहुत सारे छोटे बड़े खिलाड़ी हैं, तो किसी एक के लिए दाम बढ़ाना या अच्छा मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है। और मार्केट शेयर वो क्यों जरूरी है? मार्केट शेयर से कंपनी के दबदबे और उसकी स्थिरता का अंदाजा लगता है, लीडर है या पीछे चल रही है। ठीक है। तो बिजनेस समझा, इंडस्ट्री देखी, अब आता है वो हिस्सा जिससे लोग थोड़ा घबराते हैं, नंबर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी का हिसाब किताब। नहीं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। गाइड भी यही कहता है, इसके लिए कोई सीए होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ मेन चीजें देखनी है, जैसे डॉक्टर नब्ज देखता है ना। हाँ। वैसे सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ, बिक्री बढ़ रही है या नहीं, साल दर साल लगातार बढ़ रही है। ये दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है। ठीक है, सेल्स बढ़ रही है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मुनाफा। बिक्री बढ़ना तो ठीक है,
पर क्या कंपनी उस बिक्री से पैसा बचा भी पा रही है? अच्छा। यहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन काम आता है। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पे कितना मुनाफा। जाहिर है जितना ज्यादा उतना अच्छा, पर सिर्फ ज्यादा नहीं, स्टेबल भी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक साल 20% मार्जिन, अगले साल 5%। हाँ बिल्कुल, स्थिरता भी जरूरी है। ये मैनेजमेंट की काबिलियत दिखाता है। और वो रिटर्न रेशियोज ROE और ROCE गाइड में था कि 15% से ज्यादा अच्छा है। ये 15% का क्या लॉजिक है? कोई मैजिक नंबर है? हाँ, मैजिक नंबर तो नहीं, पर एक आम बेंचमार्क कह सकते हैं। सोचिए आप बैंक FD में पैसा रखते हैं तो कितना मिलता है, या निफ्टी ने पिछले सालों में औसतन कितना दिया है। ये 15% उससे बेहतर रिटर्न दिखाता है। अच्छा। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है, और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कुल लगी हुई पूंजी पर रिटर्न देखता है, इक्विटी और डेट दोनों मिलाकर। ओके। तो अगर कंपनी अपनी पूंजी पर 15% से ज्यादा कमा रही है तो मतलब वो अच्छा वैल्यू बना रही है, मार्केट की औसत से बेहतर। पर हाँ, ये पत्थर की लकीर नहीं है। क्यों? कोई नई तेजी से बढ़ने वाली कंपनी हो सकती है जो सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा रही हो। उसका ROEC शायद कम दिखे शुरू में, लेकिन एक जानी मानी स्टेबल कंपनी के लिए 15% प्लस एक अच्छा संकेत है कि मैनेजमेंट पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया। तो बिक्री, मुनाफा, रिटर्न रेशियो देख लिए, और कर्ज, डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी के पास अपनी पूंजी के मुकाबले कितना उधार का पैसा है। कितना होना चाहिए? देखिए, थोड़ा बहुत कर्ज बिजनेस बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 1 से काफी ज्यादा, तो वो खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा ब्याज का बोझ। अगर कभी बिजनेस धीमा हुआ तो ऐसी कंपनियां मुश्किल में पड़ जाती हैं। तो कम कर्ज मतलब कम रिस्क। ठीक है। और कैश फ्लो, वो भी कुछ था? हाँ, कैश फ्लो। क्या कंपनी अपने रोज के काम से असल में कैश बना रही है? फ्री कैश फ्लो जिसे कहते हैं। मतलब सारे खर्चे और नए निवेश के बाद हाथ में कितना कैश बच रहा है। ये नेट प्रॉफिट से अलग है? हाँ, कई बार ये नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग की तिकड़म की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास अपना खर्चा चलाने, कर्ज चुकाने, डिविडेंड देने या नया निवेश करने के लिए खुद का पैसा है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। गाइड में इन्फोसिस का उदाहरण था शायद, इन्हीं चीजों को समझाने के लिए। बिल्कुल। इन्फोसिस जैसी कंपनी में आप देखेंगे बिक्री बढ़ रही है, मार्जिन अच्छा और स्थिर है, ROE ROC मजबूत है, कर्ज लगभग नहीं है और कैश फ्लो भी अच्छा बनाते हैं। ये सब मिलकर एक हेल्दी कंपनी की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ चेक हो गई, बिजनेस समझा, इंडस्ट्री देखी, नंबर देखे। अब आता है चौथा कदम, वैल्यूएशन। स्टॉक सस्ता है या महंगा? गाइड कहता है कि सबसे अच्छी कंपनी भी बुरा निवेश हो सकती है अगर बहुत महंगे दाम पर खरीद ली जाए। एकदम सही बात है। वैल्यूएशन का सीधा मतलब है हम कंपनी की कमाई या उसकी संपत्ति के बदले कितना दाम चुका रहे हैं। इसके लिए कुछ आम पैमाने हैं, जैसे PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये बताता है कि निवेशक कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। फिर PB रेशियो है, प्राइस टू बुक। ये कंपनी की किताबी वैल्यू के मुकाबले मार्केट प्राइस देखता है। एक और है EV/EBITDA, जो कर्ज को भी ध्यान में रखता है। लेकिन सिर्फ इन नंबरों से कैसे पता चलेगा PE 20 अच्छा है या 50? यही तो असल सवाल है। अकेले इन नंबरों का ज्यादा मतलब नहीं निकलता, इन्हें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। कैसा कॉन्टेक्स्ट? पहला, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां, मतलब पेयर्स। हाँ। हमारी कंपनी का PE उसके कॉम्पिटिटर से कम है या ज्यादा। दूसरा, इंडस्ट्री का औसत। तीसरा, कंपनी का अपना पुराना रिकॉर्ड, क्या वो अपने एवरेज PE से सस्ता है या महंगा। ओके। और चौथा, सबसे जरूरी, ग्रोथ, विकास की संभावना। अच्छा, मतलब जो कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं उनका PE ज्यादा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एक ग्रोथ कंपनी के लिए निवेशक भविष्य की अच्छी कमाई की उम्मीद में ज्यादा PE देने को तैयार हो सकते हैं। यहाँ PEG रेशियो, P टू ग्रोथ देखना भी मदद कर सकता है। और जो धीरे बढ़ रही हैं, वैल्यू कंपनी, उनका PE आमतौर पर कम होता है, तो वैल्यूएशन रिलेटिव होता है। इसे हमेशा कंपनी की क्वालिटी, ग्रोथ की उम्मीदों और जोखिमों के साथ देखना चाहिए।
सस्ता हमेशा अच्छा नहीं और महंगा हमेशा बुरा नहीं। ये बात पते की है। वैल्यूएशन सिर्फ विज्ञान नहीं, कला भी है। अच्छा, अब 5वां कदम, मैनेजमेंट की क्वालिटी। ये थोड़ा सब्जेक्टिव लगता है, लोगों से जुड़ा है। कैसे परखें इसे? हाँ, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कुछ इशारे मिलते हैं। पहला, जैसा गाइड में है, प्रमोटर होल्डिंग। अगर कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर खुद कंपनी में बड़ा हिस्सा रखते हैं तो ये अच्छा संकेत है। क्यों? मतलब उनका अपनी कंपनी पर भरोसा है और उनके हित शेयर होल्डर्स के साथ जुड़े हैं। कंपनी डूबी तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। सही। और दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट कितना पारदर्शी है, क्या कभी शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ काम किया, कोई घोटाले या फ्रॉड के आरोप तो नहीं, इन पर नजर रखनी होती है। तीसरा, मैनेजमेंट की काबिलियत। उनके पिछले फैसले कैसे रहे, क्या वो इंडस्ट्री को समझते हैं। और चौथा, डिविडेंड। क्या वो लगातार डिविडेंड देते हैं? डिविडेंड देना हमेशा जरूरी है? नहीं, हमेशा नहीं। खासकर अगर कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है और पैसा वापस बिजनेस में लगा रही है। लेकिन डिविडेंड देना अक्सर मैनेजमेंट की शेयर होल्डर फ्रेंडली सोच और कंपनी की स्थिर कमाई का संकेत हो सकता है। तो मैनेजमेंट की नीयत और काबिलियत दोनों देखनी है, ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, उसे लागू तो मैनेजमेंट ही करता है ना। उनका एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। गवर्नेंस के मुद्दे तो सीधे सीधे रेड फ्लैग हैं, उनसे तो दूरी रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब छठा कदम, भविष्य का नजरिया और जोखिम, फ्यूचर आउटलुक एंड रिस्क्स। अभी तक हमने पास्ट और प्रेजेंट देखा, अब थोड़ा आगे देखना है। हाँ, क्योंकि निवेश तो होता ही भविष्य के लिए है। हमें सोचना होगा कि कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी। क्या कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, नए बाजार में जा रहे हैं, कोई सरकारी पॉलिसी से फायदा होगा। ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। और जोखिम? हाँ, वो भी देखना है। क्या कोई नया रेगुलेशन आ सकता है, कंपटीशन कैसा है, कोई नई टेक्नोलॉजी इनके बिजनेस को खत्म तो नहीं कर देगी, या दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर पड़ेगा। तो ये भविष्य का अंदाजा लगाना क्यों जरूरी है? ये तो सब अंदाजा ही है ना। यस, ये एक सोचा समझा अनुमान है, सिर्फ अटकलबाजी नहीं। मकसद एकदम सटीक भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि संभावित अच्छी और बुरी बातों को समझना है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि क्या मौजूदा शेयर प्राइस इन उम्मीदों और जोखिमों को सही से दिखा रहा है या नहीं। लंबी अवधि के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए 6 मुख्य कदम। बिजनेस समझना, इंडस्ट्री देखना, फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट और फ्यूचर आउटलुक। अब 7वें कदम में गाइड इन सबको समेटकर एक चेकलिस्ट देता है ना। हाँ, बिल्कुल, एक क्विक रिकैप जैसा। 1, बिजनेस समझ आता है। 2, इंडस्ट्री और कंपटीशन कैसा है। 3, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, बिक्री, मुनाफा, रेशियो, कर्ज, कैश फ्लो। 4, वैल्यूएशन दूसरों की तुलना में और ग्रोथ के हिसाब से कैसा है। 5, मैनेजमेंट काबिल और भरोसेमंद है। 6, भविष्य की संभावनाएं और जोखिम क्या हैं। ये चेकलिस्ट तो काफी काम की है। और फिर आखिर में कुछ फाइनल टिप्स भी हैं। 8वीं बात। हाँ, कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें। सिर्फ टिप्स पर पैसा ना लगाएं, अपना होमवर्क करें, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से बचें, स्थिरता देखें, डाइवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं, लंबी अवधि का सोचें। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होता है। ये बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं कि स्टॉक खरीदना मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना है, लॉटरी का टिकट नहीं। बिल्कुल, ये पूरा एनालिसिस का फ्रेमवर्क हमें भावनाओं या बाजार के शोर में बहकर फैसले लेने से रोकता है। ये हमें एक लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड निवेशक बनने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का मकसद डेली प्राइस गैस करना नहीं, बल्कि समय के साथ उस बिजनेस की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को समझना है। उम्मीद है ये फ्रेमवर्क लोगों को अपने निवेश के फैसले बेहतर तरीके से लेने में मदद करेगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस पूरे एनालिसिस के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए कोई ये कैसे तय करे कि किसी अच्छी कंपनी के शेयर की कीमत में जो गिरावट आई है वो सिर्फ मार्केट के टेम्पररी शोर की वजह से है या फिर बिजनेस में ही कोई फंडामेंटल गड़बड़ आ गई है। अच्छा सवाल है। ये चेकलिस्ट से आगे सोचने पर मजबूर करता है।